हेलो एवरीवन। हमारी लास्ट वीडियो में हमने देख लिया था 22 सेक्शन तक। आज की वीडियो में सेक्शन नंबर 23 पढ़ेंगे, जिसका नाम है डिग्री इन प्रोसीडिंग। सबसे पहले सेक्शन नंबर याद रखना है 23। डिग्री इन प्रोसीडिंग का मतलब क्या होता है, देखिए। सबसे पहले तो चीज़ ये ध्यान रखनी है कि अगर आप कोर्ट के अंदर आ रहे हैं तो आपके खुद के हाथ साफ होने चाहिए, मतलब आपने खुद कुछ गलत नहीं किया होना चाहिए। 23 का जो ए क्लोज है उसके अंदर फर्स्ट क्लोज है, उसके अंदर ए पॉइंट देखिए। कोई भी डिफेंडेंट है या नहीं है, कोर्ट क्या सेटिस्फाई करेगा, तो सबसे पहले जो रिलीफ है वो एग्जिस्ट हो रहे हैं। मतलब कि पर्सन है, मान लीजिए एक ये रिलीफ क्लेम करा, एक ये, तो कोर्ट इंश्योर करेगा कि ये रिलीफ इन एग्जिस्टेंस है, मतलब वो ये रिलीफ दे पाएगी या नहीं दे पाएगी, वो रिलीफ होते भी हैं कि नहीं होते, ये सारी चीजें हैं वो कोर्ट सेटिस्फाई करेगी पहले। पिटिशनर नॉट टेकिंग एडवांटेज ऑफ हीज और हर आउन रॉन्ग और डिसेबिलिटी। फिर दूसरी चीज क्या देखेगी कि जो पिटिशनर है वो कोई एडवांटेज तो नहीं ले रहा है। अब ये एडवांटेज है, ये 5 जो सेक्शन था उसके जो सेकंड क्लोज है अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, उसमें नहीं आएगा। और 12 का ए और बी है जो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड से रिलेट करता है, तो ये नहीं आएगा। तो इन दोनों चीजों के अलावा पिटिशनर ये देखेगा कि वो कोई अनफेयर एडवांटेज तो नहीं ले रहा है। तो ये दोनों चीजें कि वो रिलीफ जो क्लेम कर रहा है वो एग्जिस्टेंस में है या नहीं है। और फिर वो जो पिटिशनर है वो कोई एडवांटेज तो नहीं ले रहा है, ये तो ये दोनों चीजें कौन सेटिस्फाई करेगा, कोर्ट सेटिस्फाई करेगा। बी पॉइंट देखिए, ग्राउंड ऑफ पिटिशन क्या होंगे, तो सबसे पहली ग्राउंड है अडल्ट्री और दूसरा ग्राउंड है क्रुअल्टी। तो इन दोनों ही ग्राउंड में जो पिटिशनर है वो पहले ये देखेगा कि कोई किसी तरह की माफी तो नहीं मांगी। कंडोन का मतलब माफी तो नहीं मांगी कि आपने किस क्रुअल्टी करी, मतलब आपने एक पर्सन है ए और ये पर्सन है बी। ए मान लीजिए हस्बैंड है और बी है जो वाइफ है। अब हस्बैंड इस पे क्रुअल्टी करता है, तो उसने एक बार क्रुअल्टी करी। अब क्रुअल्टी करने के बाद में कुछ टाइम बाद में वाइफ जो कहती है, इसको माफ कर देती है कि कोई बात नहीं, आपने मेरे साथ क्रुअल्टी करी, उसके लिए मैं आपको माफ करती हूँ, आगे से आप ये मत करना। तो अगर ये मांग ली गई है या माफ कर दिया गया है, तो ये चीज भी है वो कोर्ट कंसिडर करेगा। अब पिटिशनर है वो किसी भी मैनर में एक्सेसरी टू और कन्विक्ट टू या फिर कंडोन टू, ना ही कोई सहायता दी हो उसको, ना ही सहमत हुआ हो, ना ही माफी दी हुई हो। कंडोन का मतलब माफी होता है। तो ये चीजें वो कोर्ट देखेगी किस केस में, अडल्ट्री और क्रुअल्टी के केस में। क्या चीजें देखेगी कि किसी तरह की हेल्प नहीं की गई हो, किसी तरफ से वो दोनों की कंसर्न नहीं हुई हो, और कोई भी माफी नहीं मिली हो। तो ये चीजें हैं उसके अंदर पिटिशन में देखी जाएगी। अब देखो अब इसके अंदर केस देखिए, मोरेनो वर्सेस मोरेनो। इस केस में क्या हुआ था कि 3 असेंशियल एलिमेंट्स है वो बताए गए कंडोनेशन के, मतलब आप माफी मांगते हैं तो उसके, तो पहली बात फुल नॉलेज होनी चाहिए सारे फैक्ट्स की। माफी आपने किस चीज के लिए करी है ये पता होने चाहिए, सारे फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए। फॉरगिवनेस भी देखी जाएगी और री इंस्टेटमेंट भी देखा जाएगा कि जैसे पहले रहते थे क्या वो अब वैसे वापस रह रहे कि नहीं रह रहे। तो ये 3 असेंशियल कंडीशन है जो री कंडोनेशन की चीज में देखी जाती है। अब देखिए, कंडोनेशन अगर दूसरी पार्टी कर रही है तो वो क्या रिवाइव करेगी। तो सबसे पहले गिल्टी क्या है, वो सेम ऑफेंस के लिए वापस, क्या वो अदर मैट्रिमोनियल ऑफेंस भी करता है, कोई शादी से रिलेटेड और भी कोई ऑफेंस करा है, या फिर कोई मैरिटल इन मिसकंडक्ट भी उसने करा है, तो ये चीजें भी जो है वो देखी जाएगी। अब अगला क्लोज देखिए, डबल बी क्लोज। ये ऐसा बोलता है कि वेयर द डिवोर्स चोक ऑन द ग्राउंड ऑफ म्यूचुअल कंसेंट, अगर म्यूचुअल कंसेंट पे आप डिवोर्स ले रहे हैं तो इस कंसेंट में हैज बीन ऑब्टेन। ठीक है। तो जो डबल बी वाला क्लोज है उसके अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप म्यूचुअल कंसेंट वाला जो 13 बी के अंदर डिवोर्स दिया है, उस बेसिस पे अगर आप डिवोर्स ले रहे हैं तो आप ये समझेंगे कि आप दोनों की सहमति तो है, पर वो सहमति किसी भी तरीके से कोई फोर्स यूज करके या कोई फ्रॉड यूज करके या फिर कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस यूज करके ऑब्टेन नहीं करी गई हो। ठीक है, कंसेंट तो वो दे रहा है। मतलब म्यूचुअल कंसेंट में क्या होता है, ये हस्बैंड की भी कंसेंट होती है और वाइफ की भी कंसेंट होती है। ठीक है। अब ये वाइफ की ने कंसेंट तो दे दी, पर मान लीजिए हस्बैंड ने किसी तरीका का फोर्स यूज करा इसकी कंसेंट लेने के लिए, या फिर कोई फ्रॉड यूज करा, या फिर कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस यूज करा है, तो इस केस में ये नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये कंसेंट है वो फ्री कंसेंट नहीं है। उसमें क्या है, फ्रॉड के फोर्स के ये एलिमेंट्स है, तो वो कंसीडर नहीं किया जाएगा। अब नेक्स्ट क्लोज देखिए, पिटीशन है वो प्रेजेंट नहीं हुई है या फिर प्रोसिक्यूटेड नहीं हो रही है कोलूजन विद द रेस्पोंडेंट। कोलूजन का मतलब क्या होता है कि दोनों की मिली भगत होती है। तो पिटीशन है उसमें किसी भी तरह का कोलूजन है वो नहीं होना चाहिए। ये हमने पहले वाले सेक्शन में भी देखा था। तो कोई भी तरह का कोलूजन दोनों के आपस में मिल भगत कि हम कोई भी चीज का फैसिलिटी बेनिफिट उठाने के लिए कोलूजन होता है, मतलब
आपस में सहमति होती है, या फिर कोई भी चीज़ की लंबी प्रोसीडिंग से बचने के लिए, तो ऐसा कोई कोलिजन उन दोनों की मिली-भगत है वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, रेस्पोंडेंट और पिटिशनर की। अब नेक्स्ट क्लॉज़ देखिए, कोई भी अननेसेसरी या फिर इम्प्रॉपर डिले नहीं होना चाहिए इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ द प्रोसीडिंग। ठीक है? अगर आपको जितना टाइम दे रखा है उस टाइम के अंदर ही आपको आना है और अपनी प्रोसीडिंग्स है वो स्टार्ट करवानी है या फिर अपना केस है वो फाइल करना है, तो किसी तरह का भी अननेसेसरी डिले या फिर इम्प्रॉपर डिले है वो नहीं होना चाहिए। अब उसके बाद में देखिए अगला क्लोज, नो लीगल ग्राउंड्स दैट्स व्हाई रिलीफ शुडंट बी ग्रांटेड, और कोई अदर लीगल ग्राउंड नहीं है कि इनको और रिलीफ क्यों नहीं दिया जाना चाहिए, तो ये भी देखा जाएगा कि और कोई लीगल ग्राउंड है नहीं इनके पास, तो ये रिलीफ इनको दे दिया जाए। तो ये सारी चीजें हैं वो कोर्ट कंसीडर करेगा। 4-5 चीज़ें इसके अंदर दी गई है 23 सेक्शन के अंदर जो ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि जो रिलीफ है वो एग्जिस्ट है कि नहीं। दूसरी चीज़ ये ध्यान रखनी है कि पिटिशनर कोई एडवांटेज तो नहीं ले रहा। फिर अगले क्लोज में ये ध्यान रखना है कि अडल्ट्री या फिर क्रूअल्टी है तो आप देखोगे कि उसने किसी तरह की हेल्प नहीं करी हो या फिर माफ़ तो नहीं कर दिया गया हो। फिर नेक्स्ट पॉइंट में ये देखा जाएगा कि अगर म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स हो रहा है तो वो डिवोर्स कोई फोर्स यूज़ करके नहीं, वो कंसेंट कोई फोर्स यूज़ करके, कोई फ्रॉड यूज़ करके या एंडो इन्फ्लुएंस यूज़ करके नहीं ली गई हो वो कंसेंट। फिर अगले क्लोज में हमने देखा कि जो पिटिशनर है वो दोनों की कोलिजन में नहीं होनी चाहिए, मतलब दोनों मिल भगत करके कुछ अन प्रॉपर तरीके से वो नहीं होना चाहिए, और अननेसेसरी या प्रॉपर डिले जो है वो नहीं होना चाहिए इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोसीडिंग में। और अगर उनके पास कोई भी लीगल ग्राउंड नहीं है कि रिलीफ है वो क्यों क्लेम नहीं किया जाना चाहिए, तो ये कुछ सारे पॉइंट है वो कोर्ट है वो कंसिडर करेगी। अब 23 का जो सेकंड क्लोज है उसमें देखिए क्या बोलता है कि अब ये रिलीफ देने से पहले कोर्ट क्या देखेगी, कोर्ट देखेगी फर्स्ट इंस्टेंस पे कि एवरी एंडेवर करेगी टू रिकंसिलिएशन बिटवीन द पार्टीज। तो सबसे पहली ड्यूटी क्या होती है कोर्ट की कि अगर आप डिवोर्स है वो ग्रांट कर रहे हो तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि क्या इनका रिकंसिलिएशन होता है। रिकंसिलिएशन का मतलब क्या पार्टीज वापस साथ में आ सकती है। देखो, ये जो हिंदू मैरिज एक्ट है इसमें शादी करना मतलब 7 जन्म तक शादी करना है, तो ये इतना जल्दी से तोड़ने में इतनी आसानी नहीं होगी। तो कोर्ट है वो हर एक कोशिश करेगा कि वापस से जुड़ जाए कैसे भी करके। तो रिकंसिलिएशन के अगर चांसेस है तो सबसे पहले कोर्ट वही ट्राई करेगी कि दोनों आपस में सहमति से वापस रहने लग जाए। पर ये जो रिकंसिलिएशन वाला मैटर है ये कौन से ग्राउंड्स में अवेलेबल नहीं होगा, तो 13 के जो सेकंड से लेकर 7 तक जो ग्राउंड दिए गए हैं, जो कि मतलब अनसाउंडनेस से रिलेटेड है, नहीं, सेकंड में जैसे कन्वर्जन से रिलेटेड है, फिर अनसाउंडनेस से रिलेटेड है, फिर डिप्रेडेशन कर देता है वो, फिर वेनरल डिजीज अगर है कोई उसको, या फिर रिकंसिलिएट हो गया है, या फिर नोट फाउंड, मतलब वो ग्राउंड्स जहाँ कोई मैटर नहीं होता। जैसे कि मान लीजिए कन्वर्जन है, कन्वर्जन में मान लीजिए वो हिंदू था और हिंदू से मुस्लिम बन गया, तो अब इस केस में आप रिकंसिलिएशन कैसे कराओगे, क्योंकि वो उसने तो अपना धर्म ही बदल लिया, तो रिकंसिलिएशन के कोई चांसेस नहीं है। अनसाउंडनेस अगर पर्सन हो गया है, मान लीजिए वो पूरा ही पागल हो गया है, अब वाइफ मान लीजिए हस्बैंड पूरा पागल हो गया तो वाइफ उसके साथ में सर्वाइव ही नहीं कर सकती, तो उनका रिकंसिलिएशन का कोई मैटर मतलब है नहीं। फिर डिप्रेडेशन का मतलब है कि आपको भगा ही दिया है घर से तो भी कोई मतलब नहीं है। फिर उसके बाद में वेनरल डिजीज अगर कहीं आप हो तब भी आप साथ नहीं रह सकते, या फिर आपने क्या कर दिया, घर बार ही त्याग दिया है साधु महात्मा बन के, तो भी रिकंसिलिएशन का कोई मतलब नहीं है। या फिर आप मिल ही नहीं रहे हो 7 साल से कहीं पर भी, तो भी कोई मतलब नहीं है। तो फिर ये रिकंसिलिएशन कौन से मैटर्स में किया जाता है, ये मैटर किया जाता है जब आप अडल्ट्री पे फाइन कर रहे हो, जब आप क्रूअल्टी पे फाइल कर रहे हो, जब आप म्यूचुअल कंसेंट्स पे फाइल कर रहे हो डिवोर्स, तो इन कुछ केसेस के अंदर रिकंसिलिएशन का प्रोविजन है वो कोर्ट देखेगी। तो सबसे पहले वो यही देखेगी फर्स्ट इंस्टेंट पे कि मैं हर एक कोशिश करूँ कि पार्टीज है वो वापस रिकंसिलिएट हो जाए, वापस साथ में आ जाए। अब अगला देखिए क्लोज 323 का, जिसके अंदर ये बोल रहा है इस रिकंसिलिएशन के लिए आप अर्जेंट कर सकते हैं प्रोसीडिंग को मैक्स 15 डेज के लिए। तो कोर्ट को अगर लगता है कि ये पार्टीज हैं वो वापस आ सकती हैं, साथ में इनका मैटर है जो इतना भी सीरियस नहीं है, तो इस केसेस में जो कोर्ट है वो 15 दिन के लिए क्या कर सकती है, 15 डेज, ये याद रखना है, 15 डेज के लिए क्या कर सकती है, एडजेंट भी कर सकती है, प्रोसीडिंग को रोक सकती है। तो यहाँ पर सिर्फ रोक सकती है और 15 दिन के लिए, ये चीज ध्यान रखनी है। एंड रेफर मैटर टू द एनी पर्सन, और किसी भी पर्सन को मैटर रेफर कर सकती है नेम बाय द पार्टी, जो पार्टीज ने नेम करा हो, या तो उसको, मान लीजिए पार्टीज है दोनों, वो एक पर्टिकुलर पर्सन की बात मान सकती है, तो उनको रिकंसिलिएशन के लिए उस पर्सन के पास भी भेज सकता है कि शायद वो पर्सन इनको मना ले कि आप दोनों साथ में आ जाए। या फिर नॉमिनेटेड बाय कोर्ट, या फिर कोर्ट है वो नॉमिनेट कर सकती है कि ये पर्टिकुलर पर्सन है, ये दोनों का रिकंसिलिएशन करा सकता है, तो इसके पास भेज सकते हैं। या रिपोर्ट द कोर्ट रिकंसिलिएशन हैज बीन अफेक्टेड, और
बाद में वो रिपोर्ट करेगा कि जो है कंसिलिएशन का क्या इफेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, वो सारी वापस जो है कोर्ट को भेजी जाएगी। तो थर्ड क्लोज इतना ही बोल रहा है कि अगर रिकंसिलिएशन के चांसेस कोर्ट को दिख रहे हैं तो 15 दिन के लिए वो क्या कर सकता है, प्रोसीडिंग को एडजर्न कर सकता है। अब नेक्स्ट क्लोज देखिए, क्लोज नंबर 4, जो 23 सेक्शन का क्लोज नंबर 4 है, वहाँ क्या बोल रहा है कि मैरिज अगर डिसॉल्व होता है बाय डिग्री ऑफ डिवोर्स तो पार्टीज है उन दोनों को क्या मिलेगी, कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी पार्टीज को। तो फोर्थ क्लोज छोटी सी बात कहता है कि अगर आपका डिवोर्स हो गया तो हस्बैंड, पार्टीज कौन होगी, हस्बैंड और वाइफ, तो इन दोनों को जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है वो कॉपी मिलेगी जो भी डिसीजन होता है उसकी। तो ये पूरा जो सेक्शन है ये हमने अच्छे से कवर कर लिया। अब देखिए सेक्शन नंबर 23A क्या बोलता है। सेक्शन 23A बोलता है रिलीफ टू द रेस्पोंडेंट इन डिवोर्स एंड अदर प्रोसीडिंग। अब रेस्पोंडेंट कौन होता है, रेस्पोंडेंट सामने वाला पर्सन होता है जिसके अगेंस्ट है वो कंप्लेंट फाइल हुई है। तो रेस्पोंडेंट को क्या क्या जो रिलीफ है वो क्लेम होते हैं, जो है उसको अवेलेबल है वो कौन से। तो देखिए सबसे पहली चीज जो रेस्पोंडेंट है वो रिलीफ है वो कौन से कर सकता है, तो वो रिलीफ क्लेम कर सकता है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ अडल्ट्री, क्रूअल्टी, डिजर्सन, ये 3 ग्राउंड से सिर्फ, तो इन केसेस पे जो है वो क्लेम कर सकता है। और दूसरी चीज काउंटर क्लेम भी वो कर सकता है कोई भी रिलीफ के लिए। मतलब एक चीज है वो आपने एलिगेशन लगाए रेस्पोंडेंट पे, अब रेस्पोंडेंट है वो रिलीफ मांग सकता है कि भाई इस केस के लिए तो मुझे रिलीफ दो, और इस रिलीफ के लिए इस पे काउंटर क्लेम भी कर सकता है, मतलब इस पे वापस क्लेम भी कर सकता है पिटिशन पे। तो रेस्पोंडेंट को ये रिलीफ यहाँ पे मिलता है काउंटर क्लेम का। पिटिशनर से जो ग्राउंड है वो अडल्ट्री, क्रुअल्टी और डिजर्शन के, तो उन्हीं के बेसिस पे जो रिलीफ है वो इसको मिल सकता है। तो अपने लिए है, तो इस इतने से सेक्शन में यही बात करी कि रेस्पोंडेंट है वो अपने लिए भी जो रिलीफ है वो क्लेम कर सकता है, और ये रिलीफ 3 ग्राउंड्स पे ही होंगे, अडल्ट्री, क्रुअल्टी और डिजर्शन। अब 24 देखिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, सेक्शन नंबर भी बहुत बार पूछा जाता है, सेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 24, 24 के अंदर क्या बोला गया है कि मेंटेनेंस पेंडेंट लिट एंड एक्सपेंसेस ऑफ द प्रोसीडिंग। मेंटेनेंस पेंडेंट लिट का मतलब होता है वो मेंटेनेंस जो आप प्रोसीडिंग के दौरान देते हो। मतलब आप दोनों का केस चल रहा है, हस्बैंड और वाइफ का केस चल रहा है, तो चाहे हस्बैंड क्लेम कर सकता है चाहे वाइफ क्लेम कर सकती है, जरूरी नहीं वाइफ ही करे, हस्बैंड भी कर सकता है, तो दोनों कोई भी कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं कि मेरे को खर्चा पानी दो जितने टाइम ये केस चलेगा उतने टाइम के लिए। तो मेंटेनेंस है वो क्लेम कर सकती है वाइफ भी और हस्बैंड भी। देखिए इसके अंदर क्या बोला गया है, कोई भी प्रोसीडिंग है, देखिए हस्बैंड और वाइफ वाली चीज तो याद रखना है कि हस्बैंड और वाइफ दोनों ही ये क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। और कोई भी जो एक्सपेंसेस है प्रोसीडिंग के, नेसेसरी एक्सपेंस है वो क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन है वो वाइफ और हस्बैंड दोनों में से कोई भी लगा सकता है। या फिर और मंथली ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग, और मंथली भी हो सकती है ये सम। पिटिशन ऑन इनकम, और ये क्या देख के दी जाएगी कि पिटिशन की कितनी इनकम है और रेस्पोंडेंट की कितनी इनकम है, तो दोनों की इनकम देख के ये जो मेंटेनेंस है ये दी जाएगी। अब ये देखिए जो एप्लीकेशन है इनकी और मंथली सम की, ये होनी चाहिए डिस्पोज ऑफ इन 60 डेज। तो 60 डेज का टाइम पीरियड याद रखना है कि ये डिस्पोज 60 दिन के अंदर होनी चाहिए। तो आपको अगर इंटीम मेंटेनेंस मिल रहा है सेक्शन 24 के अंदर कि आप प्रोसीडिंग के दौरान आपका खर्चा पानी आपको मिलेगा, वो जो प्रोसीडिंग है वो 60 दिन के अंदर डिस्पोज होनी चाहिए। अगला सेक्शन देखिए सेक्शन 25, जिसके अंदर क्लेम की जाती है परमानेंट एलिमनी और मेंटेनेंस। देखिए एलिमनी आपने बहुत बार सुनी होगी, एलिमनी क्या होती है कि एक लास्ट पूरी सम होती है, मतलब लास्ट होती है, लास्ट मतलब डिवोर्स के बाद पूरी एक साथ जो फुल अमाउंट है एक साथ दी जाती है। मान लीजिए आपको 15 लाख, 15 लाख आपने दे दिए, है ना, तो आप क्या बोलते हैं, दोनों हस्बैंड और वाइफ आपस में सहमति करके 15 लाख है वो मैं आपको दे दूंगा, फुल अमाउंट ये दी जाती है। और डिवोर्स होने के बाद ये अमाउंट दी जाती है जिसको हमने एलिमनी बोलते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा कि 20 लाख की एलिमनी ली, 50 लाख की एलिमनी ली। ये एलिमनी क्या है, ये एलिमनी है कि आपका डिवोर्स फाइनल हो गया है और आपको मंथली या फिर पूरी उसकी उम्र भर तक कोई मेंटेनेंस नहीं देना, आपको सिर्फ एक साथ वो पूरे अमाउंट एक साथ ही देने हैं, और उसके बाद में आप दोनों का कोई भी रिलेशन नहीं होगा। तो ये कितनी भी हो सकती है। अब देखिए 15 लाख फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 15 लाख है एलिमनी, तो 15 लाख, अब ये हस्बैंड है वाइफ है, दोनों का डिवोर्स हुआ, दोनों का डिवोर्स होने के बाद अब जो हस्बैंड है वो इसको 15 लाख दे देता है। अब 15 लाख लेकर ये चली जाती है, अब इन दोनों का कोई भी रिलेशन नहीं होगा, डिवोर्स है वो फाइनल हो गया, 15 लाख रुपए में इसकी जितनी भी जो जरूरत की चीजें थी वो हो गई, ये दोनों सेपरेट हो गए। तो ये होती है एलिमनी।
अब मेंटेनेंस देखिए, मेंटेनेंस में क्या होता है कि अमाउंट है वो आपको मंथली भी दी जा सकती है या फिर एक सम में भी दी जा सकती है। तो इसमें क्या होता है कि मंथली पेमेंट दी जाएगी, मतलब कि मान लीजिए वाइफ है, हस्बैंड, ये हस्बैंड है तो हस्बैंड ने मेंटेनेंस देना है। अब वो क्या करेगा, वाइफ को ये बोल देगा कि हर महीने 15,000 रुपए है जो पहुंच जाएंगे मेंटेनेंस के। तो अब ये क्या करेगा, हर मंथली इसको 15,000 रुपए भिजवा देगा। और ये कब तक चलेगा, ये इसकी लाइफ तक चलेगा, जब तक ये जिंदा रहती है या फिर जब तक ये दूसरी शादी नहीं कर लेती है। तो ये जब तक दूसरी शादी नहीं कर लेती है, जब तक ये 15,000 का मेंटेनेंस ये हर महीने देता रहेगा। अब देखिए इस सेक्शन में क्या लिखा हुआ है, परमानेंट एलिमनी और मेंटेनेंस, जिसके अंदर कोर्ट है वो एक्सरसाइजिंग ज्यूरिडिक्शन डिग्री पास करते टाइम क्या देखेगा कि हस्बैंड और वाइफ, और देखिए यहाँ पर ये चीज भी ध्यान रखनी है, हस्बैंड भी कर सकता है और वाइफ भी कर सकती है। ठीक है, जनरली हम सुनते हैं कि वाइफ को इतनी एलिमनी मिली पर हस्बैंड को भी एलिमनी मिल सकती है, तो दोनों के पास ही ऑप्शन अवेलेबल है। ऑर्डर दैट द रेस्पोंडेंट शैल पे यू। अब रेस्पोंडेंट कितना पे करेगा, देखिए जो भी मेंटेनेंस है उसका सपोर्ट करने के लिए ग्रोस सम हो सकता है, मतलब कि एक साथ हो सकता है। उसके बाद में देखिए मंथली भी हो सकता है कि इतने मंथ से हर महीने मैं इतने पैसे, एक पर्टिकुलर रुपीज इतने दूंगा। और पीरियोडिक पेमेंट भी हो सकती है कि 50,000 एक बार दूंगा, फिर 50,000 एक बार दूंगा। तो ये भी हो सकती है, तो इन किस कैसे भी ये पेमेंट है वो की जा सकती है। और एक्सीडिंग लाइफ ऑफ एप्लीकेंट कब तक भेजी जाएगी, जब तक उसकी लाइफ है, मतलब जब तक वो जिंदा है जब तक भेजी जाएगी। अब रेस्पोंडेंट और क्या देखेगा, रेस्पोंडेंट की इनकम और प्रॉपर्टी देखी जाएगी। अब मान लीजिए जो हस्बैंड है वो कमाता है महीने के 15,000, और ये जो वाइफ है ये एलिमनी, ये मेंटेनेंस मांगती है कि 20,000 की, मेरे को तो 20,000 भिजवाइए महीने के। तो अब ये पॉसिबल नहीं है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, जो रेस्पोंडेंट है उसकी इनकम भी देखेंगे वो खुद कितना कमा रहा है, उस वाइफ की भी देखेंगे वो कितना कमा रही है। अब वाइफ है उसकी इनकम मान लीजिए 20,000 है और वो क्लेम कर रही है मेंटेनेंस 20,000 का। तो जब वो 20,000 खुद कमा रही है और हस्बैंड है वो 15,000 कमा रहा है, तो इस केस में 20,000 की मेंटेनेंस देना पॉसिबल नहीं है। तो ये सारी चीजें कंसिडर की जाएगी कि वाइफ है उसकी इनकम क्या है, हस्बैंड है उसकी इनकम क्या है, उनकी कितनी क्या प्रॉपर्टी है, ये सारी चीजें कंसिडर करने के बाद ही जो अमाउंट है वो कोर्ट फिक्स करेगा कि ये अमाउंट आपको देनी है, और ये अमाउंट कोर्ट ही फिक्स करेगा, कोर्ट बोलेगा कि इतनी अमाउंट आपको प्रोवाइड करवानी है। अब देखिए इनकम और अदर प्रॉपर्टी देखी जाएगी एप्लीकेंट के, और कंडक्ट भी देखा जाएगा पार्टीज का, या फिर कोई और भी सर्कमस्टांसेस जो इस केस के हैं, वो सारी चीजें देखकर सच पेमेंट में बी सिक्योर्ड एंड इफ नेसेसरी बाय द चार्ज ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ द रेस्पोंडेंट, चार्ज लगा के या कैसे भी सब चीजें देखते हुए जो अमाउंट है ये फिक्स करी जाएगी। अब सेकंड क्लोज के अंदर देखिए, कोर्ट अगर सेटिस्फाई हो जाती है कि कोई भी सर्कमस्टांसेस में किसी भी पार्टी के, जरूरी नहीं हस्बैंड के ही, हस्बैंड या वाइफ दोनों, किसी भी पार्टी के, हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, सर्कमस्टांस में चेंज आ गया, मतलब मान लीजिए हस्बैंड है उसकी 20 लाख की लॉटरी लग गई है मान लीजिए, तो अब ये थोड़ा पैसे वाला हो गया, तो सर्कमस्टांसेस में चेंज हो गया। तो अगर सर्कमस्टांसेस में चेंज होता है आफ्टर द ऑर्डर, ऑर्डर होने के बाद, तो बाद में क्या हो जाएगा, उस ऑर्डर को वेरी या फिर मॉडिफाई या रिसाइन भी जो है किया जा सकता है। मान लीजिए हस्बैंड है उसकी 20 लाख की लॉटरी लग गई, तो अब ये 15,000 का मेंटेनेंस क्यों देगा, अब ये 50,000 का मेंटेनेंस भी दे सकता है। तो 50,000 का मेंटेनेंस के लिए फिर वो वेरी और मॉडिफाई भी हो सकता है, वो जो भी अमाउंट है वो आप बाद में अगर उसके सर्कमस्टांसेस में कैसे भी चेंज हुआ है तो वेरी मॉडिफाई। अब ये भी नहीं, इसका उल्टा भी हो सकता है, मान लीजिए वो इसका दिवालिया हो गया, वो कुछ भी नहीं बचा उसके पास, तो वो कम भी हो सकता है, तो वेरी कर सकता है, मॉडिफाई हो सकता है, जैसे उसके सर्कमस्टांसेस में कोई चेंज हुआ हो। अगला क्लोज देखिए, अगर कोर्ट सेटिस्फाई होता है कि जिसके फेवर में ऑर्डर किया। अब देखिए नेक्स्ट क्लोज जो है वो क्लोज 3 है। क्लोज 3 ये बोलता है कि जो कोर्ट अगर वो सेटिस्फाई हो जाता है, तो अगर मान लीजिए रीमैरी हो जाती है, रीमैरी का मतलब होता है कि वाइफ है, मान लीजिए उसको 15,000 का मेंटेनेंस मिल रहा था, और अब थोड़े महीने बाद वो क्या करती है, पर्सन ए से शादी कर लेती है। तो रीमैरी अगर वो हो गई है तो इस केस के अंदर, या फिर सी डज नॉट रिमेन चेस्टी, वो चेस्टी नहीं रहती है, या फिर वो सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लेती है आउटसाइड एनी आउटसाइड द वेडलॉक, मतलब जो पॉसिबल था उसके अलावा, जो हस्बैंड था उसके अलावा कहीं सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लेती है, तो इन सब केसेस में भी क्या हो सकता है, जो मेंटेनेंस एलिमेनी होगी वो वेरी मॉडिफाई और रिसाइन कर सकते हैं, मतलब वो चेंज हो जाएगी। तो अब देखिए अगला सेक्शन हम देखते हैं, सेक्शन 26, जिसके अंदर बोलते हैं कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन। उससे पहले एक बार कुछ केस लॉज है जो इस सेक्शन से रिलेटेड है, सेक्शन 24 और 25 वो देख लेते हैं। सबसे पहले केस लॉ है रोमेश चंद्र दगा वर्सेस रामेश्वरी दगा, जिसके अंदर 24 और 25 है। उसको ये बोला गया था कि जो नल एंड वॉइड मैरिज है उन पे भी अप्लाई होगा।
फिर युश्री वर्सेस यू श्रीनिवास 2013 का ये केस था, जिसके अंदर रीअफर्म किया गया कि जो भी आप कस्टडी देते हैं बच्चे की, वो बेस्ट इंटरेस्ट में होनी चाहिए और चाइल्ड के वेलफेयर में होनी चाहिए। और ये सारी चीजें किसको देख के दी जाएगी? फाइनेंशियल कैपेबिलिटी, कैपेसिटी क्या है हस्बैंड की, सोशल स्टेटस क्या है पार्टीज का, या फिर नीड क्या है पार्टीज की, ये सारी चीजें देख के दी जाएगी। अनीता कृष्ण कुमार कचबा वर्सेस के आर कचबा। अब ये केस क्या बोलता है कि कोर्ट है उसने वेलफेयर ऑफ चाइल्ड है वो कंसीडर करा है, उसकी एजुकेशनल और इमोशनल नीड है वो देखते हुए। बेस्ट इंस्टेंट का मतलब होता है पैरामाउंट कंसिडरेशन। तो उसकी एजुकेशनल और इमोशनल सारी नीड फुलफिल हो, उसका प्रॉपर वेलफेयर हो सके, तो ऐसा कोर्ट है वो प्रायोरिटाइज करेगा। अब देखिए सेक्शन 26 क्या कहता है, कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन। अब कस्टडी किसके पास होगी? तो सबसे पहले कस्टडी देते वक्त जो कोर्ट है वो ये कंसीडर करेगी कि जो है प्रॉपर वेलफेयर उसका कहाँ हो सकता है, जो बच्चा है उसकी विश कहाँ है रहने की। तो ये सारी चीजें कोर्ट है वो कंसीडर करके दी जाएगी। अब कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन के अंदर उसकी मेंटेनेंस भी आती है और उसकी एजुकेशन भी आती है, ये भी ध्यान रखिए। अब देखिए, जो कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन की है वो ड्यूरिंग पेंडेंसी इंटरिम ऑर्डर्स भी दे सकती है कि जब केस चल रहा है तो बीच बीच में वो छोटे मोटे ऑर्डर्स है वो भी दे सकती है। एट द टाइम ऑफ पासिंग द डिग्री, डिग्री पास करते उस टाइम भी दे सकती है, और आफ्टर द डिग्री, डिग्री के बाद भी दे सकती है। ठीक है, क्योंकि बच्चा है वो जब तक केस फाइल होगा जब तक वो बच्चा कहाँ रहेगा, तो छोटे ऑर्डर्स भी दे सकती है बीच बीच में कि बच्चा है वो इसके पास रहेगा। फिर डिग्री पास करती है तब दे सकती है, और डिवोर्स के बाद भी दे सकती है। कोर्ट है वो रिवोक भी कर सकती है, सस्पेंड और वेरी भी कर सकती है इन ऑर्डर्स को। अब प्रोविजो के अंदर ये मेंशन है कि एप्लीकेशन है वो मेंटेनेंस एंड एजुकेशन है वो डिस्पोज ऑफ होगी 60 दिन के अंदर, ये भी ध्यान रखना है। और बच्चे की कस्टडी कैसे दी जाएगी, उसका वेलफेयर देखते हुए और उसकी इच्छा देखते हुए कि बच्चे की इच्छा क्या है, चाइल्ड विश क्या है, ये सब देखते हुए जो है कस्टडी दी जाएगी। अब 27 के अंदर देखिए डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी। डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी है वो बोलता है कि प्रॉपर्टी अगर मान लीजिए हस्बैंड और वाइफ है दोनों ने साथ मिलकर ली गई है, जॉइंटली अगर कोई प्रॉपर्टी है, तो उसका जो डिस्पोज ऑफ कैसे होगा। तो इसके अंदर इतना सा बोला गया है कि जो भी डिक्री कोर्ट पास करेगी उसके अंदर उस प्रॉपर्टी के लिए भी मेंशन किया जाएगा कि उनको कैसे डिस्पोज ऑफ करनी है। उस प्रॉपर्टी का बंटवारा आप कैसे करोगी, वो पूरी वाइफ के पास जाएगी, पूरी हस्बैंड के पास जाएगी, या आधी आधी जाएगी, ये सारा क्या करेगा जो कोर्ट है वो डिग्री के अंदर लिख के देगा। तो प्रॉपर्टी है वो प्रेजेंट की जाएगी एट द टाइम ऑफ मैरिज अगर प्रेजेंट की गई है, या फिर बिलोंग करती है जॉइंटली बोथ द हस्बैंड और वाइफ। तो इस केस में क्या जो है कोर्ट है वो मेंशन करके रखेगा डिक्री के अंदर कि ये जो प्रॉपर्टी है वो इस तरीके से डिस्पोज ऑफ होगी। अब सेक्शन 28 देखिए क्या बोलता है। सेक्शन 28 का हेडिंग है कि अपील फ्रॉम डिग्री एंड ऑर्डर्स। जो अपील होगी वो कितने टाइम में होगी? तो सबसे पहले आपको जो इस सेक्शन में ध्यान रखना है वो है 90 डेज। 90 डेज के अंदर आप फर्दर अपील है वो कर सकते हैं। 90 डेज कब जो डिग्री और ऑर्डर पास हुआ उसके 90 डेज से, जो डिग्री और ऑर्डर पास होता है आपका उसके 90 डेज से आप जो है अपील है वो फाइल कर सकते हैं। अब देखिए, ऑल डिग्री मेड बाय द कोर्ट अंडर दिस एक्ट अपीलेबल है। जितनी भी डिग्री है वो इस कोर्ट ने बनाई है वो अपीलेबल है, सबकी अपील हो सकती है। अपील एट द कोर्ट विच बिलोंग टू लाई। ठीक है, जिस कोर्ट तक वो बिलोंग करती है उसी में लाई करेगी जो है अपील आपकी। इसका जो एक्सेप्शन है वो नो अपील अंडर सेक्शन कोस्ट ओनली। अगर सिर्फ कोस्ट को रिलेटेड है तो उसकी कोई अपील है वो नहीं की जाएगी, ये चीज ध्यान रखनी है। ऑर्डर जो होगा वो 25 और 26 के अंदर, 25 में क्या है परमानेंट एलिमनी और मेंटेनेंस है, और 26 में क्या है कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन है। तो इस केसेस में जो अपीलेबल है इंटरिम ऑर्डर्स पे नहीं। इंटरिम ऑर्डर मतलब जो प्रोसीडिंग के दौरान आपने छोटे मोटे ऑर्डर दिए उनकी अपील नहीं होगी, तो ये चीज भी ध्यान रखनी है। मान लीजिए प्रोसीडिंग चल रही थी और आपने एक छोटी सी कस्टडी के लिए ये ऑर्डर दे दिया कि अपनी मम्मी के पास रहेगा, तो इस चीज की अपील है वो नहीं होगी। जो इंटरिम ऑर्डर्स है उनकी अपील नहीं होगी, ये चीज ध्यान रखनी है। फोर्थ फोर्थ क्लोज देखिए, अपील शैल बी प्रीफर विद इन द 90 डेज। ये चीज आपको बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है कि 90 डेज के अंदर जो होगी वो अपील फाइल करी जाएगी। और ये जो 90 डेज है वो कहाँ से काउंट होंगे, ये काउंट होंगे डिक्री और ऑर्डर से 90 डेज। अब अगला सेक्शन देखिए 28 ए। 28 में बोलता है कि री एनफोर्समेंट भी हो सकता है डिग्री और ऑर्डर का। री एनफोर्समेंट का मतलब होता है जितनी भी डिग्री और ऑर्डर्स है को जो कोर्ट देता है वो री एनफोर्स होती है उसी मैनर में जैसे कि डिग्री ऑर्डर किसी भी नॉर्मल कोर्ट का हो और ओरिजिनल सिविल जुडिक्शन इसका है। सारी जो चीजें प्रोसीडिंग होगी वो सीपीसी के अकॉर्डिंग होगी, और उसकी जो इसकी इस एक्ट की हिंदू मैरिज एक्ट की जितनी भी डिग्री और ऑर्डर्स है वो उसी ओरिजिनल सिविल जुडिक्शन के अकॉर्डिंग ही है वो करी जाएगी, तो ये चीज इसके अंदर ध्यान रखनी है। फिर 29 के अंदर सेविंग क्लोज आ जाता है। सेविंग क्लोज यही बोलता है कि किस किस के एक्ट्स को ये बचाएगा। तो सबसे पहले देखिए सेम
इस चीज़ में ध्यान रखना है कि सेम गोत्र या फिर परिवार में या फिर बिलोंग कर रहा है डिफरेंट रिलीजन को या सब रिलीजन को या सेम कास्ट को, तो ये चीज़ें इसके अंदर आएगी। अब देखो इस पे क्या अप्लाई नहीं होगा, ये चीज़ ध्यान रखनी है। नथिंग अप्लाई टू दिस सेक्शन, जो कि स्पेशल मैरिज एक्ट से रिलेटेड है 1954, तो वहाँ पे ये एक्ट है वो बंद हो जाएगा, स्पेशल मैरिज एक्ट लग जाएगा। और यहाँ पर देखिए नथिंग अप्लाई टू द सेक्शन फॉर टाइम इन वो डिक्लेयरिंग, अगर नल एंड वॉइड किसी मैरिज को डिक्लेयर कर रहा है तो उस पर अप्लाई नहीं होगा। और शैल बी डीम टू बी अफेक्ट द राइट रिकॉग्नाइज बाई कस्टम, अगर कस्टम जहाँ पर प्रिवेल कर रहा है तो वहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। तो ये सेविंग क्लोज है, मतलब किन पे अप्लाई नहीं होता, ये चीज़ें ये बताते हैं। अब उसके बाद में देखिए 30 के अंदर रिपील, रिपील क्या होता है, तो ये रिपील हुआ है 1960 से, रिपीलिंग 58 ऑफ 1960, तो 1960 के रिपीलिंग एक्ट से ये जो है रिपील हो गया है। केस देखिए, इसका नाम देखिए प्रियंका वर्सेस संतोष कुमार, 2022 का ये केस है। ये केस बात करता है कि यहाँ पर ऑर्डर दिया गया था विजिटेशन राइट्स को लेकर, टेम्पररी चाइल्ड कस्टडी को लेकर, जो पास नहीं किया गया इन द प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 9। तो एक सेपरेट और इंडिपेंडेंट पिटिशन है वो सेक्शन 26 के अंदर फाइल की गई थी। तो ये लास्ट केस था। तो आज के वीडियो में हमने हमारा पूरा जो हिंदू लॉ था एक्ट 1955 ये पूरा कवर कर लिया गया है अच्छे से। आपको जो भी डाउट है पूरे एक्ट को लेकर वो आप पूछ सकते हैं। और आज की वीडियो में आप जो भी लास्ट के सेक्शन है वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, पर इनको एक बार गो थ्रू करना है वो जरूरी होता है। तो जो भी डाउट्स है वो आप पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।